हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम सी ए वीना देसाई और हम लोग पढ़ रहे हैं ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज चैप्टर नंबर 15 परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सो इससे पहले हमने दो चैप्टर्स पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14। दोनों ही परफॉर्मेंस एनालिसिस पर था, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर और डिविजन्स की परफॉर्मेंस पर। चैप्टर नंबर 13 था कि हमें अगर कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजर करनी हो तो हम किस तरह करते हैं, उससे रिलेटेड हमने इश्यूज देखे थे। और चैप्टर नंबर 14 में हमने डिविजन्स से रिलेटेड उनकी परफॉर्मेंस किस तरह मेजर करें उससे रिलेटेड हमने इश्यूज देखे थे। ये जो चैप्टर है ये किस पर है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, तो जब हमें उनकी परफॉर्मेंस मेजर करनी हो तो किस तरह करेंगे और क्या क्या इश्यूज आते हैं, ये उसी पर चैप्टर है। सो इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब सबसे पहले तो क्या प्रॉब्लम्स आती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह से वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है यहाँ की इनकी प्रॉफिट परफॉर्मेंस मेजर करना। देखो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनकी परफॉर्मेंस मेजर करने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, FPI फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, NFPI नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आप उनका जीपी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, हम रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं कि उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, रेजिडुअल इनकम कितनी है, ROI कितनी है और वेरियस लिक्विडिटी रेशियोज, ये करके आप उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह ये करके नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बेसिस पर आप उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो फिर हम उनका परफॉर्मेंस कैसे एनालिसिस करें। ओके, यहाँ हम उनका जीपी रेशो या रेशियो एनालिसिस कर नहीं सकते क्योंकि इनका मोटो प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी एजेंसीज ऐसी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कि जो रेवेन्यू ही अर्न नहीं करती। फॉर एग्जांपल, आपने एक NGO ओपन किया जो जाके स्लम एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, स्लम एरिया में जाकर उन्हें एजुकेट करता है रिलेटेड टू हाइजीन से रिलेटेड, ताकि वहाँ पर हाइजीन बना रहे और उन लोगों को इस बारे में एजुकेट करते हैं ताकि वहाँ बीमारियाँ कम हो। ओके, या फिर उन्हें एजुकेशन स्टडी से, उनके वहाँ के बच्चों को स्टडी से रिलेटेड इश्यूज और बाकी दूसरे बहुत सारे सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स वो वहाँ पर चलाते हैं। तो देखिए, इन सब से उनका कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। यहाँ पर सिर्फ क्या जा रहा है, यहाँ कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ एक्सपेंडिचर हो रहा है। ओके, अब अगर हमें इस NGO की परफॉर्मेंस मेजर करना है तो किस तरीके से मेजर करेंगे। देखिए, हमें परफॉर्मेंस तो मेजर करना होगा, ताकि क्या है, ये परफॉर्मेंस क्यों मेजर करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखिए यहाँ NGO के पास इनका इनकम सोर्स क्या है। देखिए, रेवेन्यू तो जनरेट हो नहीं रहा, तो इनके पास जो रेवेन्यू जो आने का जो सोर्स होता है वो होता है डोनेशंस। वेरियस होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इन लोगों को डोनेशंस प्रोवाइड कराते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से ऐड आते, हेल्प आती है। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट आ रहा है, इसका जब हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इन्होंने इसको प्रॉपरली एक्सपेंडिचर किया है, सही तरीके से इसका यूज किया है, नहीं किया, हमें इस तरह से इसका परफॉर्मेंस से मेजर करना होगा। बट प्रॉब्लम्स क्या आएंगी यहाँ पर इसको परफॉर्मेंस मेजर करते वक्त, कि ये जो इन्होंने जैसे वहाँ पर कितना लोगों को एजुकेट किया रिलेटेड टू हाइजीन और हायर एजुकेशन से रिलेटेड और वेरियस अदर जो इश्यूज वहाँ पर चल रहे हैं, वाटर वगैरह के, ताकि साफ पानी पिए, इन सब से रिलेटेड उन्होंने उनको कितना एजुकेट किया है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। देखिए, ये क्वांटिफिएबल तो है नहीं। अगर आप एक कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हैं, अच्छा उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, हमारा एक क्वांटिफिएबल है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कितना एजुकेट किया, लोगों में कितना अवेयरनेस जगाई है, इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक मेन प्रॉब्लम रहता है NGO का, या जो भी इस तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहली चीज, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। The not-for-profit sector incorporates a diverse range of operations, including national government, local government, charities, executive agencies, trust, and so on. The critical thing about such operations is that they are not motivated by a desire to maximize profit.
तो मेन जो है इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। सेकंड देखिए, many if not all the benefits arising from expenditure by these bodies are non quantifiable। जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं उनसे जो बेनिफिट्स आ रहे हैं उन बेनिफिट्स को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। एक कंपनी अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो उसने जो खर्चा किया उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उससे आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हाँ हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, इतना प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन अगर आप एक एनजीओ की बात करते हैं जो इसका काम है कि जाके जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, तो उसने कितना अवेयरनेस लेकर आए लोगों में, ये क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि यहाँ पर बेनिफिट्स का कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, कि जितना उन्होंने एक्सपेंडिचर किया क्या उसकी अगेंस्ट में हमें उतना बेनिफिट मिला है, ये क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस एनालिसिस में। The same can be true of cost. So any cost benefit analysis is necessarily quite judgmental. That is social benefits versus social cost as well as financial benefits versus financial cost. आप फाइनेंशियल कॉस्ट किया, उस पर कितना फाइनेंशियल बेनिफिट किया, इसकी कैलकुलेशन इजी है एज कंपेयर टू कितना सोशल कॉस्ट किया और उसके अगेंस्ट कितना सोशल बेनिफिट आया। The derivative benefits cannot be quantified, then they might be ignored। तो एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि अगर आप बेनिफिट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, उन्हें क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो ये भी हो सकता है कि लोग बेनिफिट को इग्नोर करें, सिर्फ खर्चा हो जाए और आप बेनिफिट्स पर ध्यान न दें। सो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ की परफॉर्मेंस मेजर करने में एक और इशू है। Another problem is that these organizations often do not generate revenue but simply have a fixed budget for spending within which they have to keep. That is a capital rationing problem. Value for money is often quoted as an objective here, but it does not get around the problem of measuring value. हमने value for money के 3 concepts देखे थे। कौन कौन से 3 concepts होते हैं? Economy, then efficiency and then effectiveness. So यहाँ पर हमारा क्या है, मेन प्रॉब्लम रहती है कि ये रेवेन्यू जनरेट, अधिकतर ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो रेवेन्यू जनरेट करती है, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रेवेन्यू जनरेट भी नहीं करती, उनका काम सिर्फ एक्सपेंडिचर करना होता है। सो जब हमें वैल्यू फॉर मनी के कॉन्सेप्ट को देखना होता है तो यहाँ पर उनकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। ओके, सो द प्रॉब्लम ऑफ नॉन क्वांटिफिएबल ऑब्जेक्टिव, इस पर एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। अ हॉस्पिटल माइट यूज अ चीपर क्लीनिंग फर्म because of difficulties evaluating how well the cleaning is being done. So cleaning किस तरह से हो रही है, इसके लिए अगर उन्होंने कोई cheaper cleaning firm लिया है तो अगर वो इसको evaluate नहीं कर पा रहे हैं properly कि कितनी अच्छी cleaning हो रही है, तो इससे कई सारी problems आ सकती। First problem, it may indirectly lead to spread of infection which is costly to eliminate. आपने एक cheaper cleaning firm को appoint कर दिया, ठीक है, उसने प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करी, इससे क्या हो सकता है, हॉस्पिटल में इन्फेक्शंस फैल सकता है और जिसका जो इम्पैक्ट आएगा वो जितनी सेविंग हुई है चीपर क्लीनिंग फर्म से उससे कहीं हायर रहेगा। ओके, सो इट मे इनडायरेक्टली स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन विच इज कॉस्टली टू एलिमिनेट। नर्सिंग स्टाफ may become demotivated as they are unable to carry out their own work effectively। तो यहाँ पर आपका नर्सिंग स्टाफ भी डिमोटिवेटेड हो जाएगा, जिसका इम्पैक्ट क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है। जनरल पब्लिक में लूज कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस, और सबसे मेन जो है जनरल पब्लिक का उस हॉस्पिटल की क्वालिटी ऑफ सर्विस पर से ही कॉन्फिडेंस हट जाएगा। तो ये जो इम्पैक्ट्स आएंगे, ओके, ये कैलकुलेट नहीं किए जा सकते, क्वांटिफाई नहीं किए जा सकते। ओके, सो कितना इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ, आपका स्टाफ के कितना डिमोटिवेशन आया, या जनरल पब्लिक का कितना कॉन्फिडेंस लूज हुआ, आप इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम होती है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। डिस्कस हाउ ए हॉस्पिटल शुड डिटरमाइन वेदर टू एलोकेट limited surgical resources to expensive organ transplants or to more routine hip knee joint replacements। So किस तरह से हॉस्पिटल डिटरमाइन करेगा कि जो उनके सर्जिकल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सपेंसिव ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स पर एलोकेट किया जाए या फिर रूटीन हिप नी जॉइंट रिप्लेसमेंट पे किया जाए। देखिए, ये जब डिसीजन लेना होता है तो ये डिसीजन सिर्फ आप फाइनेंशियल टर्म्स को ध्यान में रखकर नहीं कर सकते कि इससे सर्जिकल रिसोर्सेज यूज करने से हमारा कितना
सर्जिकल रिसोर्सेज को हमें कहाँ एलोकेट करना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में करना है या फिर हिप नी रिप्लेसमेंट में। अब जब हमें ये डिसीजन लेना है हॉस्पिटल स्टाफ को, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को सॉरी, तो वो ये डिसीजन इस पर नहीं लेगा कि कितना ऑर्गन ट्रांसप्लांट से इनकम आएगा, ये रिसोर्सेज है इनका किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, इससे इनका कितनी इनकम जनरेट होगी, यहाँ से कितनी इनकम जनरेट होगी, इस फैक्टर को ध्यान में रखकर ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा। सो ये डिसीजन किस बेसिस पे लिया जाएगा, देखिए और यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर अदर इश्यूज देखेंगे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या है, ये यहाँ पर क्रिटिकल पेशेंट हो गए कि अगर आप यहाँ अपने रिसोर्सेज लगाते हैं तो क्या होगा, कई क्रिटिकल पेशेंट्स जो क्वांटिटी में कम है, नंबर्स में कम है, बट आप उनकी जान बचा सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पर ऑर्गन का ट्रांसप्लांट नहीं किया तो उनकी जान जा सकती है। और हिप नी रिप्लेसमेंट में क्या है, बहुत से ऐसे लोग होंगे, ये मोर ज्यादा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पर ज्यादा होंगे, लेकिन वो लोग चल फिर नहीं पा रहे, तो अगर आप अपनी इक्विपमेंट्स यहाँ लगाते हैं तो क्या होगा, इससे बहुत सारे जो आपके पेशेंट्स हैं वो जो चल फिर नहीं पा रहे, अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे, वो अच्छे से अपनी लाइफ जी पाएंगे। तो इन सब चीजों को कंसिडर करते वक्त उनको ध्यान में रखना होगा, उनको अपना डिसीजन लेना होगा एज कंपेयर टू कि यहाँ से कितना रेवेन्यू आएगा, यहाँ से कितना रेवेन्यू आएगा और कितनी कॉस्ट लग रही है, उसको कंसिडर नहीं करते हुए उन्होंने इन चीजों का ध्यान रखना होगा। So a hospital may have many specific quantifiable objectives such as a minimum waiting time for treatment, but may also have non-quantifiable objectives such as improving general healthcare in the area. Question of deciding priority between different kinds of treatment cannot simply be determined by comparing measurable cost data, as there would be as many social cost benefits to consider. तो यहाँ पर फाइनेंशियल नहीं बल्कि सोशल कॉस्ट बेनिफिट्स कंसीडर करना होगा। बाय कैरिंग आउट एक्सपेंसिव ट्रांसप्लांट सर्जरी, दिस में डायरेक्टली बेनिफिट रिलेटिवली फ्यू पेशेंट्स बट वुड बी लाइफ सेविंग। तो अगर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं, ये कुछ ही लोगों को बेनिफिट देगा, फ्यू पेशेंट्स को बेनिफिट देगा, बट उनके लिए लाइफ सेविंग होगा। और इट माइट इंप्रूव नॉलेज ऑफ सर्जिकल टेक्निक्स, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस व्हिच कुड बी यूज्ड टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट इलनेस इन द फ्यूचर. Hip knee replacement may give mobility to many people who would otherwise be totally reliant on carers. So it may be impossible for a hospital to decide priorities on financial ground. तो ये अपनी priorities financial ground पर नहीं करेंगे बल्कि यहाँ इन चीजों को ध्यान में रखकर करेंगे. Now, अब हमें ये तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट के टाइम पर क्या क्या इश्यूज आते हैं, किस तरह से देखने हैं हमें उन इश्यूज को. अब यहाँ हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन एनपी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से परफॉर्मेंस मेजर करना होता है. सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस may have some non-quantifiable objectives, but that fact does not exempt them from the need to plan and control their activities. So हमारे यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कई ऑब्जेक्टिव्स नॉन क्वांटिफिएबल होते हैं. जैसे हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया एक एनजीओ का जिसका काम है स्लम एरिया में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, हाइजीन से रिलेटेड, किड्स की एजुकेशन से रिलेटेड, विमेंस की एजुकेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना. तो वहाँ पर जो उनके सोशल बेनिफिट्स हैं उन्हें क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता. बट इसके बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस एनजीओ के को एक्टिविटीज को प्लान नहीं करना होगा, उन्हें कंट्रोल नहीं करना होगा, वो सब भी करना होगा. सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक एग्जांपल देखते हैं. अ यूनिवर्सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. ओके, द परफॉर्मेंस of this not for profit organization must be assessed. Measures include university overall. अब देखिए यहाँ पर उनकी जो मेजर्स होंगे उनकी परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए अगर हम ओवरऑल यूनिवर्सिटी के बेसिस पर देखें तो क्या क्या उनके मेजर्स रहेंगे जिसके बेसिस पर वो उस यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस मेजर करेंगे. सो फर्स्ट रहेगा उसका ओवरऑल कॉस्ट कंपेयर्ड विद बजट. तो जैसे हर चीज के लिए उन्होंने बजट बना रखा होगा स्टार्टिंग में ही. ओवरऑल जब हम एक्चुअल का हमारा एक्सपेंडिचर होगा तो हम उसको बजट से कंपेयर करेंगे. देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. ओके, अमाउंट ऑफ रिसर्च फंडिंग रिसीव्ड, कि
हमारे पास जो रिसर्च के लिए कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, proportion of successful students, quality of teaching as measured by student, inspector assessment, number of publications by staff. तो ये कुछ मेजर्स रहेंगे जिससे आप ओवरऑल यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं. ओके, वंस अगेन, यूनिवर्सिटी क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. अगर हमें उसकी मेजर करने हैं तो हमें कुछ क्या मेजर्स, परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो हमें ये मेजर्स हो सकते हैं उसके लिए. अगर हमें इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, पूरी यूनिवर्सिटी में जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है या जो फैकल्टीज है उनकी परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो वहां पर हम उसके लिए क्या मेजर्स यूज कर सकते हैं? कॉस्ट पर स्टूडेंट. अलग अलग इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पर स्टूडेंट क्या कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट पर एग्जामिनेशन पास, स्टाफ स्टूडेंट का रेशियो क्या है, स्टूडेंट्स पर क्लास कितने हैं, नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स पर मेंबर ऑफ स्टाफ. ओके, एक स्टाफ मेंबर्स को कितने पर मेंबर कितना टीचिंग आवर्स लग रहे हैं उसके, अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल पर्सनल कंप्यूटर पर स्टूडेंट रेशियो, नंबर ऑफ लाइब्रेरी बुक्स पर स्टूडेंट, एवरेज एज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स. So these are some measures for assessing the performance of individual department or a faculty. नहीं, चलिए अब देखते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू. सेंट एलिस Hospice is a charity which collects funds and donations and utilize these in care of terminally ill patients. Governing body has set the manager 3 performance objectives for the 3 months to 30th June 2007. So क्या है? एक चैरिटी है सेंट एलिस हॉस्पाइस. ओके, फंड्स कलेक्ट करती है, डोनेशंस आता है और वो उसको यूज करती है इन द केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट्स. अब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के लिए 3 ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर रखे, सेट कर रखे. पहला ऑब्जेक्टिव है टू अचीव अ लेवल ऑफ डोनेशन ऑफ $1,50,000. सेकेंड, टू कीप एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट टू नो मोर देन 8% डोनेशन. हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट डोनेशन का 8% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए. टू अचीव 80% ऑफ रिस्पाइट केयर रिक्वेस्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी. जितनी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है उसका हमें 80% केयर, मतलब जो रिक्वेस्ट आई है 80% तक हम उसको फुलफिल कर सकें. सो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स. अब इसके बेसिस पर हमें परफॉर्मेंस मेजर करेंगे. एक्चुअल रिजल्ट्स आपको गिवन है अप्रैल, मई, जून, इन 3 मंथ्स का. डोनेशन गिवन है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट गिवन है, रिस्पाइट केयर रिक्वेस्ट डेज और जितनी रिक्वेस्ट आई और जितनी प्रोवाइड कराई आपने वो गिवन है. प्रिपेयर स्टेटमेंट टू असिस्ट द मैनेजर इन इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड कमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. सो आपको एनालिसिस करना है और परफॉर्मेंस पर कमेंट करना है. ओके, सो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव था टू अचीव अ लेवल ऑफ डोनेशन ऑफ $1,50,000. तो देखते हैं टोटल डोनेशन कितना आया है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के लिए. टोटल डोनेशन फॉर द 3 months इज $35,000 plus $65,000 plus $55,000. $35,000 plus $65,000 plus $55,000. ओके, सो 3 months का हमारा टोटल डोनेशन कितना रिसीव हुआ है? 35,000 प्लस 65,000 प्लस 55,000, दैट इज $1,55,000. सो यस, वी हैव अचीव्ड फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. ओके, सेकंड देखिए, टू कीप एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट टू नो मोर देन 8% ऑफ डोनेशन. ओके, तो सेकंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं. हमारे 3 months है अप्रैल, मई, जून. तो यहां पर हमारा जो डोनेशन था वो कितना था? अप्रैल में आया 35,000, 65,000 मई में एंड 55,000 जून में. और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी थी? 2450, 5850, 2450, 5850, 4400. ठीक है, परसेंटेज ऑफ क्या बोला गया है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 8% ऑफ डोनेशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. देखते हैं परसेंटेज ऑफ एडमिन कॉस्ट टू डोनेशन. सो अप्रैल मंथ में कितना है?
2450 डिवाइड बाय 35,000%, इट्स 7%. यस, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम है. अप्रैल में बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किया है. मई में देखते हैं 5850 डिवाइड बाय 65,000%, 9%. नहीं, मई में हमारी 8% से ज़्यादा हो गई है, यहाँ हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं. जून में देखते हैं 4400 डिवाइड बाय 55,000%, इट्स 8%. यहाँ पर भी हमने अचीव कर लिया. सो अप्रैल और जून में हमने अचीव किया, मई में अचीव नहीं किया है. थर्ड देखते हैं, अचीव 80% ऑफ रिस्पाइट केयर रिक्वेस्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी. जितनी आपकी रिक्वेस्ट आई है उसका आपने 80% को रिजॉल्व किया है, करना है. दिस इज द ऑब्जेक्टिव. देखते हैं कितना रिजॉल्व किया है. अप्रैल में आया 560 रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइडेड. So 560, 570, 600. 560, 570 and 600. इतनी रिक्वेस्ट आई और जो प्रोवाइड कराया वो है 392, 430, 392, 430 एंड 510. ओके, सो कितना परसेंट हमने जितनी रिक्वेस्ट आई थी उसको हमने रिजॉल्व किया है. डेट इज 392 डिवाइड बाय 560%, ये 70%. नो, अप्रैल में टारगेट अचीव नहीं हुआ. 430 डिवाइड बाय 570%, 75.43%, यहाँ पर भी नहीं हुआ है. 510 डिवाइड बाय 600%, 85%. यस, जून में हुआ है. ओके, चलिए, ये रहा हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट. टारगेट था 8% और यहाँ पर अप्रैल और जून में आपने अचीव किया, मई में आप अचीव नहीं कर पाए हैं. और यहाँ पर सिर्फ जून में आपने टारगेट अचीव किया है, यहाँ पर अचीव नहीं कर पाए. टोटल डोनेशंस रिसीव हैव एक्सीडेड द टारगेट फॉर द पीरियड. देयर इज नो discernible trend and it is possible that there were special fundraising activities in May which generated greater income. Administration costs have been within the target of 8% in April and June but exceeded the target in May. More information is needed to establish why this occurred. There been has steady improvement in level of respite care provided in June. Target was exceeded. So continuously improvement चल रहा है यहाँ पर. ओके, और जून में टारगेट एक्सीड कर गया, 80% से ज़्यादा हो गया. नाउ अब द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. सो देखिए क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर स्टेक होल्डर्स के, और उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सो उनके ऑब्जेक्टिव्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जिसे रिजॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ये प्रॉब्लमेटिक होता है. So the primary objective in non-for-profit organization is not to make money but to benefit prescribed group of people. कुछ group of people को जो उनको benefits पहुंचाना है. As with any organization, NFPs will use a mixture of financial and non-financial objectives. Okay. Multiple stakeholders in not-for-profit organizations give rise to multiple objectives. अब यहाँ पर क्या होते हैं, multiple stakeholders होते हैं और उनके multiple objective होते हैं. So यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटी करना कि मतलब किसके ऑब्जेक्टिव को पहले फुलफिल किया जाए, और उनके बीच में अलग अलग ऑब्जेक्टिव के बीच में कॉम्प्रोमाइज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है. सो एज अ रिजल्ट देयर इज नीड टू प्रायोरिटाइज ऑब्जेक्टिव्स और टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स विद NFPs. The non-financial objectives are often more important and more complex because of the following. Most key objectives are very difficult to quantify, especially in financial terms. For example, quality of care given to patients in a hospital. So ये हम already discuss कर चुके हैं कि अधिकतर objectives को quantify नहीं किया जा सकता. आप जो care दे रहे हैं आपके hospitals में जो patients हैं उनको कितनी मतलब उसकी quality क्या है उसे quantify नहीं किया जा सकता. Okay. Then multiple and conflicting objectives are more common in NFPs. For example, quality of patient care versus number of patients treated. अब अलग अलग आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं. एक स्टेक होल्डर का ऑब्जेक्टिव है कि यार नंबर ऑफ पेशेंट्स, आप जितने ज़्यादा लोगों को, मैक्सिमम लोगों को आप ट्रीट कर सकते हो उतने लोगों को ट्रीट करो.
दूसरा है कि पेशेंट्स को क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अच्छे दो। अब दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो गए। अगर आप क्वालिटी ज़्यादा अच्छी देते तो शायद आप उतने नंबर ऑफ पेशेंट्स को नहीं अटेंड कर पाएंगे, या नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पर तो क्वालिटी ऑफ सर्विस थोड़ी सी डाउन हो जाती है। सो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो गए, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। So the number of multiple problem of multiple objective। अब multiple objective होते हैं, उनके क्या क्या problems हो सकती है, चलिए देखते हैं। A hospital will have a number of different group of stakeholders, each with their own objective। For example, employees हैं और patients हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ example के लिए दो ही stakeholders ले रहे हैं। So employees का क्या objective है? Will seek a high level of job satisfaction। They will also aim to achieve a good work-life balance। This may result in a desire to work more regular daytime hours। Employees का क्या है? उन्हें high level of job satisfaction चाहिए, वो good work-life balance achieve करना चाहते हैं। वर्क लाइफ मतलब अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अच्छा सा बैलेंस चाहते हैं, और इसके लिए वो चाहते हैं कि उनको डे टाइम में ही काम मिले ताकि फुल डे वो वर्क करें एंड देन अपने फैमिली के साथ बाकी का टाइम स्पेंड करें। ओके ये एम्प्लॉयज की है। पेशेंट्स क्या चाहते हैं? विल वांट टू बी सीन क्विकली एंड विल डिमांड ए हाई लेवल ऑफ केयर। अभी तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हो गए, दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो गए। नाउ देयर इज अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टू स्टेक होल्डर्स ग्रुप। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कैसा है? अगर ऑफिसर ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ सिर्फ डे वर्क में काम करेगा, सोचिए सिर्फ डे वर्क में काम करेगा, रात में आपके पेशेंट्स आए या रात में उन्हें केयर की जरूरत है, देन हु विल प्रोवाइड देम केयर? ओके कैसे आप उन्हें ट्रीट करेंगे? ओके और अगर आप उनको पेशेंट्स को रात में दिन में जब उन्हें रिक्वायरमेंट है तब आप उन्हें अटेंड कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज की जो गुड वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात है वो फुलफिल नहीं होगी। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोनों के ऑब्जेक्ट, दोनों स्टेक होल्डर्स के बीच जो ऑब्जेक्टिव्स है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा ये। ओके For example, if hospital staff only work regular daytime hours, then patients may have to wait a long time if they come to the hospital outside of these hours. And the standard of patient's care will fall dramatically at certain times of the day if most staff only work regular hours. The hospital must prioritize the needs of the different stakeholders group. In this case, standard of patient care would be prioritized above giving staff the regular daytime working hours that they would prefer। So यहाँ पर क्या होता है, हॉस्पिटल को देखना होगा कि किसकी मतलब प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी, किसके ऑब्जेक्टिव को पहले प्रायोरिटी दे और किसके बाद में, लेकिन कोशिश करनी होगी कि किसी को भी दोनों की ही ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हों। तो किस तरह से प्रायोरिटाइज करेंगे? तो उन्हें देखना होगा कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि देखिए पेशेंट्स क्रिटिकल आते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, उन्हें जल्दी ही ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें वेट ना करना पड़े, उन्हें आप प्रायोरिटी देंगे। और जो हॉस्पिटल स्टाफ है आप उन्हें शिफ्ट में कर सकते हैं, उनकी ड्यूटी शिफ्ट में चेंज कर देते हैं। ओके सो अगर वो नाइट में भी आ रहे हैं तो आप एक दूसरा शिफ्ट है एम्प्लॉयज का जो वहां पर उन्हें अटेंड करे, ठीक है। इससे जरूर उनका ऑब्जेक्टिव जो गुड वर्क लाइफ बैलेंस या डे टाइम में उन्हें काम करना है ये जरूर फुलफिल नहीं होगा, लेकिन इसकी बजाय आप उन्हें दूसरे अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि देखिए पेशेंट्स को या क्रिटिकल पेशेंट्स है जिन्हें इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है वो तो वेट नहीं कर सकते, तो इस तरह से हम लोगों ने उनको प्रोवाइड करा दिया। और एम्प्लॉयज भी ज़्यादा सफ़र ना करे इसके लिए उन्हें क्या करेंगे, अदर बेनिफिट्स अवेलेबल कराएंगे, लाइक उन्हें टाइमली जब उन्हें लीव की रिक्वायरमेंट है उन्हें लीव दो, उन्हें बोनसेस दो। तो इस तरह से वो भी अपनी लाइफ में उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि उनकी बिल्कुल ही डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही है। सो in order to maintain staff morale, an element of compromise should also be used. For example, staff may have to work in shifts but may be given generous holidays, allowances and other rewards instead। तो यहाँ पर आपका एम्प्लॉयज का मोरल भी बना रहेगा अगर आप इसकी बजाय नहीं ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे। Now this is test your understanding 3. Describe the different group of stakeholders in an international famine relief charity. Explain how the charity may have conflicting objectives and the impact this may have on the effective operation of the organization. So एक charity है famine relief charity, international level पर है, okay? अब इसके different stakeholders क्या क्या हो सकते हैं?
देखिए सबसे पहले तो आपके जो डोनर्स होंगे जो फंड अवेलेबल करा रहे हैं, फिर रिसीवर्स होंगे जो बेनिफिट्स रिसीव कर रहे हैं, जो फेमाइन के उसमें इन्फ्लुएंस में है और जिनको फंड की रिक्वायरमेंट है, जिन्हें हेल्प की रिक्वायरमेंट है, वो लोग होंगे। फिर बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल फेमाइन रिलीफ चैरिटी तो वेरियस कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, कुछ कंट्रीज डोनर कंट्रीज होंगी, कुछ कंट्रीज होंगी रिसीविंग कंट्रीज होंगी। तो ये इस तरह से डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स है। अब उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आइए चेक करते हैं। द स्टेक होल्डर्स विल इंक्लूड डोनर्स, पीपल नीडिंग एड, वॉलंटरी स्टाफ, पेड स्टाफ, गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्रीज ग्रांटिंग एंड रिसीविंग एड। ओके और साथ में जो हमने इन चार का तो नाम लिया ही, साथ में स्टाफ भी होगा। ओके वॉलंटरी स्टाफ, पेड स्टाफ सब होंगे, तो ये स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब देयर मे बी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव, अब इनके सबके ऑब्जेक्टिव्स में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। डोनर्स एंड पीपल नीडिंग एड विल वांट ऑल द फंड्स टू बी स्पेंट ऑन फेमाइन रिलीफ। जो डोनर्स हैं वो और जिनको जरूरत है वो लोग चाहेंगे कि सारा का सारा फेमाइन रिलीफ पर स्पेंड हो जाए। Management staff may require a percentage of funds to be spent on administration and promotion in order to safeguard the long-term future of the charity. तो वो क्या चाहेंगे कि कुछ फंड ये लोग तो चाहेंगे जिन्होंने डोनेट किया है और जिन्होंने जरूरत है हेल्प की, वो लोग चाहेंगे कि सारा का सारा फंड हम पर एक्सपेंडिचर हो जाए। डोनर चाहेंगे कि हमने जो डोनेट किया पूरा का पूरा वहां जाए। लेकिन जो बीच में एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है वो चाहेगा कि कुछ हम अपने पास रखें ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरा कर रहे हैं उस पर खर्चा किया जाए या फिर कुछ प्रमोशन एक्टिविटीज पर किया जाए ताकि फ्यूचर के लिए जरूरत पड़े। डोनर्स में हैव देयर ऑन व्यूज ऑन हाउ डोनेशन शुड बी स्पेंट विच कॉन्फ्लिक्ट विद मैनेजमेंट स्टाफ। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। The charity may wish to distribute aid according to perceived need. Governments in receiving countries may have political reasons for distorting information relating to need. So वहाँ पर बहुत सारी जो गवर्नमेंट होती है, जो रिसीविंग कंट्रीज हैं, वहाँ की गवर्नमेंट कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट भी कर देती है। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं। These conflicts make it difficult to set clear objectives on which all stakeholders agree. So ऐसा बहुत मुश्किल होता है इन conflicts की वजह से कि वो objectives हो जिन पर सब के सब एक साथ agree हो। तो ये conflicts चलते हैं। Now value for money, इसका कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी एक बार F2 पेपर में यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के परफॉर्मेंस वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज वैल्यू फॉर मनी, ये इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं वैल्यू फॉर मनी के। फर्स्ट इज इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। व्हाट इज 3 E's? 3 E's इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। सो व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी ये जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? इनपुट से, कि इनपुट आप जो यूज कर रहे हैं वो इनपुट आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, कितना आप उसमें इकोनॉमी यानी कितनी चीपेस्ट आप यूज कर रहे हैं। ओके इस इनपुट, सेकंड है ई आता है एफिशिएंसी। इस इनपुट से जो आउटपुट जनरेट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ प्रोडक्शन किया, 100% इनपुट डाला, आउटपुट मेरा 80% निकल के आ रहा। सो दिस इज द इनपुट आउटपुट रेशो। सो एफिशिएंसी लेवल क्या है, जो इनपुट डाला है उसमें से आउटपुट जनरेट करने का एफिशिएंसी लेवल क्या है, ये सेकंड कहलाता है ई एफिशिएंसी। ठीक है, फर्स्ट ई जो इनपुट डाला वो इस इनपुट की वैल्यू क्या है, सेकंड ई उस इनपुट से जो आउटपुट आया है वो कितना आया है, उसकी वैल्यू क्या है, मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो देख रहा है। और थर्ड ई क्या है, ये जो आउटपुट आया है ये क्या हमारे ऑब्जेक्टिव से मीट कर रहा है, क्या जो हमें आउटपुट चाहिए था वही आउटपुट है ये। सो फर्स्ट ई एन इनपुट मेजर, आर द रिसोर्सेज यूज द चीपेस्ट पॉसिबल फॉर द क्वालिटी रिक्वायर्ड। जो हमें क्वालिटी चाहिए उसके लिए जो इनपुट्स आप डाल रहे हो क्या वो कम से कम जितना हम इकोनॉमिक कर सकते हैं उसको उतना इकोनॉमिक किया, चीपेस्ट किया, यूज किया है। एफिशिएंसी, हियर वी लिंक इनपुट्स विद आउटपुट्स, यहाँ इनपुट आउटपुट को लिंक करते हैं। इज द मैक्सिमम आउटपुट बीइंग अचीव्ड फ्रॉम द रिसोर्सेज यूज, इस इनपुट से क्या हमने मैक्सिमम आउटपुट अचीव किया, यानी हमने कितना एफिशिएंसी लेवल पे काम किया है। इफेक्टिवनेस, ये जो आउटपुट आया है क्या इसने जो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट था उसको मीट किया है। एंड आउटपुट मेजर्स लुकिंग एट वेदर ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग मेट।
Okay, so this is the 3 E's for value for money. Now इस पर हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं. वैल्यू फॉर मनी इन अ यूनिवर्सिटी, कहाँ देख रहे हैं हम? यूनिवर्सिटी में would comprise the 3 elements of economy, efficiency, effectiveness. So economy, this is about balancing the cost with the quality of the resources. यहाँ हम क्या कर रहे हैं? बैलेंस ला रहे हैं जो हमने कॉस्ट इनकर की विद द क्वालिटी. ऐसा नहीं है कि आप मतलब कॉस्ट को इकोनॉमी लाने के चक्कर में कि हमारी जो इनपुट है, हम जो इनपुट डाल रहे हैं उसको एकदम ही डाउनग्रेड कर दे ताकि जो हमारी क्वालिटी है वो भी डाउन हो जाए. सो बैलेंस करना चाहिए कि जो आपको रिक्वायर्ड क्वालिटी की उसके लिए इनपुट आपका इनपुट जो आप डाल रहे हैं वो रेट में भले ही कम हो बट उसकी क्वालिटी डाउन ना हो. Therefore, it will review areas such as cost of books, computers and teaching compared with the quality of these resources. Suppose आपने टीचर्स बहुत ही अनस्किल्ड टीचर्स ले आए ताकि उनको आपको कम पेमेंट करना पड़ेगा तो इनपुट की क्वालिटी डाउनग्रेड हो जाएगी. या कंप्यूटर्स अगर आपके सही रिक्वायर्ड नहीं है, कॉस्ट ऑफ बुक्स, आप बुक्स जो लेकर आ रहे हैं वो चीपेस्ट बुक लाने के चक्कर में, इकोनॉमी के चक्कर में अगर आपने खराब जो मतलब जिस क्वालिटी की या जो रिक्वायरमेंट थी वो बुक्स ने लाकर आप कुछ और बुक्स ले आए तो वो यूजफुल नहीं रहेगा. सो आपको बैलेंस रखना है बिटवीन द कॉस्ट एंड क्वालिटी. ये इकोनॉमी कहलाता है. It recognizes that the organization must consider its expenditure but should not simply aim to minimize cost. That, for example, low cost but poor quality teaching or books will hinder students' performance and will damage the reputation of the university. So आपको कॉस्ट कम रखनी है बट इससे क्वालिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए. अगर आप पैसे बचाने के चक्कर में अगर आपने लो एक्सपीरियंस के टीचर्स को रख दिया तो इससे क्या होगा? स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस डाउन होगी. या लो वैल्यू की बुक्स लेकर आ गए और वो स्टूडेंट्स के काम की नहीं है तो उनकी परफॉर्मेंस हिंडर होगी. एफिशिएंसी सेकेंडली, दिस फोकसेस ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ एनी रिसोर्सेज एक्वायर्ड. अब हमने फर्स्ट टीम में तो इनपुट ले लिया, ठीक है, कम कॉस्ट रखते हुए हाई क्वालिटी के रिसोर्सेस लेकर आ गए. अब हमें इन रिसोर्सेस से आउटपुट निकालना है और हमें इसका मतलब क्या हो गया? एफिशिएंसी का मतलब कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें इनपुट्स का, यानी मैक्सिमम आउटपुट कैलकुलेट कर सके. तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? हाउ ऑफन द लाइब्रेरी बुक्स डेट आर बॉट बाय द यूनिवर्सिटी टेकन आउट ऑन लोन बाय स्टूडेंट्स. आप बुक्स तो लेकर आ गए बट अब स्टूडेंट्स उसको पढ़ भी रहे कि नहीं पढ़ रहे, कितने टाइम्स स्टूडेंट ने उसको इश्यू करवाई है. व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटी रिसोर्सेज. कंप्यूटर्स खरीद के ले आए आप, कितना उसका यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स. परसेंटेज ऑफ देयर वर्किंग टाइम डू लेक्चर्स स्पेंड टीचिंग और रिसर्चिंग. तो जो आपने स्टाफ एम्प्लॉय किया, टीचर्स जो आपके प्रोफेसर्स हैं उनको जिनको एम्प्लॉय किया है, वो अपना कितना टाइम स्टूडेंट्स को टीच करने में दे रहे हैं, रिसर्च करने में दे रहे हैं. ओके, सो ये एफिशिएंसी लेवल कहलाएगा. यहाँ पर इनसे हम एफिशिएंसी लेवल मेजर करेंगे. इफेक्टिवनेस, दिस मेजर्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव. तो ये क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मेजर करता है. फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी कुड हैव द फॉलोइंग 2 स्टेटेड ऑब्जेक्टिव. मतलब इकोनॉमी में इनपुट डाला, एफिशिएंसी में इनपुट से आउटपुट कितना हमने एक्सट्रैक्ट किया, एंड अब आउटपुट जो है क्या उन्होंने हमारे ऑब्जेक्टिव को मेट किया, ये हमें किससे पता चलेगा? इफेक्टिवनेस से. सो दिस मेजर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव. फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी कुड हैव द फॉलोइंग 2 स्टेटेड ऑब्जेक्टिव. यूनिवर्सिटी के 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. इंप्रूव स्टूडेंट ग्रेजुएशन रेट्स, ओके, एंड सेकेंड, प्रोवाइड फैसिलिटीज दैट सपोर्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड एनेबल स्टूडेंट टू डेवलप प्रोफेशनल स्पेसिफिक स्किल. तो 2 ऑब्जेक्टिव कौन सा? कि एक तो हम स्टूडेंट के ग्रेजुएशन रेट्स इंक्रीज करें, मतलब स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, और साथ ही फैसिलिटीज दैट सपोर्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड एनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप प्रोफेशनल स्पेसिफिक स्किल्स. तो उनकी स्किल्स भी डेवलप हो और उनकी ग्रेड्स भी डेवलप हो. 2 ऑब्जेक्टिव है. दीज 2 ऑब्जेक्टिव्स कुड बी मेजर्ड बाय परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अचीविंग अ टारगेट ग्रेड. कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो हमारा टारगेट था ग्रेड्स का उसको अचीव किया है. तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं हमारे फर्स्ट. एंड सेकेंड इज percentage of graduates who find full-time employment within 6 months of graduating.
देखिए ऑब्जेक्टिव टू, दो क्या ऑब्जेक्टिव थे, स्टूडेंट्स की ग्रेड इंक्रीज हो और सेकंड उनकी स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स इंप्रूव हो। अगर प्रोफेशनल स्किल्स इंप्रूव होगी तो क्या होगा कि उनकी जॉब्स जल्दी लगेंगी, ओके, उन्हें एम्प्लॉयमेंट जल्दी मिलेगा और अपने एम्प्लॉयमेंट में भी सक्सेसफुल रहेंगे, ओके। सो इन दो ऑब्जेक्टिव्स को हम देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने टारगेट ग्रेड अचीव किए हैं, कितने स्टूडेंट्स को फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल गया विद इन 6 months ऑफ ग्रेजुएटिंग, ओके। सो इस तरह से हम वैल्यू फॉर मनी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फॉर a local authority may have maintaining an acceptable quality of life for elderly residents as one of its objectives. It has several means by which it may achieve this objective, including providing meals on wheels, providing a mobile library, maintaining access to and facilities in local park, providing police support to the elderly at home, and providing nursing homes. सो लोकल अथॉरिटी है एल्डरली पीपल के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कराने के लिए वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैं। मील्स ऑन व्हील्स, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सोशल सर्विस डिपार्टमेंट की है, ओके। मोबाइल लाइब्रेरी प्रोवाइड कराते हैं, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट का काम है। उनके यहाँ पर उनको मील्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, यहाँ ने बुक्स प्रोवाइड कराई जा रही है। मेंटेनिंग एक्सेस टू एंड फैसिलिटीज इन लोकल पार्क्स, ये पार्क डिपार्टमेंट का काम है, ओके। देन प्रोवाइडिंग पुलिस सपोर्ट टू द एल्डरली एट होम, पुलिस डिपार्टमेंट का है। एंड प्रोवाइडिंग नर्सिंग होम्स, हाउसिंग डिपार्टमेंट का काम है, ओके। मतलब अगर कुछ अपने घर पे बिल्कुल ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उन्हें नर्सिंग होम्स ले जाया जाता है या हाउसिंग डिपार्टमेंट करता है। और जो अपने घर पर है उनको मील्स प्रोवाइड कराना, बुक्स प्रोवाइड कराना, उनको लोकल पार्क्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, पुलिस सपोर्ट प्रोवाइड कराना, तो अगर घर पे है तो ये प्रोवाइड कराना, और उनको ये फैसिलिटीज नहीं वहां पर अवेलेबल होगी तो उन्हें नर्सिंग होम ले जाया जाएगा, जिनका काम है हाउसिंग डिपार्टमेंट का। एक्सप्लेन हाउ द लोकल अथॉरिटी वुड डिटरमाइन whether the service was effective in providing VFM. VFM यानी 3 E's, economy, efficiency and effectiveness, ठीक है। सो कैसे करेंगे? All of these departmental activities contribute to achievement of objective. अब ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सभी डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब the problem is to find the optimum combination of spending for each of the department, okay. So many elderly people continue to live in their own homes but are just on the threshold of required accommodation in a nursing home. यहाँ पर क्या है, अगर उन्हें ये सारी सर्विसेज प्रॉपरली मिलेगी तब तो उन्हें क्या है, नर्सिंग होम, मैक्सिमम लोगों को नर्सिंग होम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो अपने घरों में उनको फूड प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, आप उन्हें पुलिस सपोर्ट की जरूरत है तब वो नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा, उनको प्रॉपर केयर अगर घर पे नहीं होगी तो फिर क्या होगा, उनको नर्सिंग होम ले जाना पड़ेगा। तब इसकी, अगर इन लोगों की अपनी सर्विसेज प्रॉपर नहीं होगी तो फिर इसका काम बढ़ जाएगा, किसका? हाउसिंग डिपार्टमेंट का। So a small cutback in spending in one area, for example, withdrawal of a mobile library, may push a lot of elderly people over that threshold. There is then enormous demand for extra spending by the housing department. आपने एक छोटा सा भी कट कर दिया किसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल लाइब्रेरी में कट हो गया या लोकल पार्क्स में कट हो गया, तो फिर क्या रहेगा, उनको अपना क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उनको नर्सिंग होम जाना होगा और इससे हाउसिंग डिपार्टमेंट का बर्डन बढ़ जाएगा। There is an enormous demand for extra spending by housing department. Nursing home accommodation is an expensive last resort in caring for the elderly. और नर्सिंग होम एकोमोडेशन एक एक्सपेंसिव टास्क होगा एल्डरली के लिए, ओके, जो एज में लोग हैं उनके लिए। An occasional visit by a care worker or a police officer may enable many elderly people to stay in their own homes for much longer than would otherwise be the case. So, अगर occasionally कोई visit करता है केयर वर्कर इन एल्डरली पीपल के लिए, उनके घरों पर जाकर और उन्हें टाइमली मील्स, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज, लोकल पार्क की फैसिलिटीज या पुलिस सपोर्ट सब टाइमली प्रोवाइड होगा, तो वो अपने घर पर रहेंगे और इससे
जो ये नर्सिंग होम जाने का जो कॉस्टली जो वे है वो बच सकता है। The key to effectiveness is in finding an optimum pattern of spending to achieve a given objective. So इन सब पर एक ऑप्टिमम पैटर्न हम यूज करें स्पेंड करने के लिए, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो, इकोनॉमी भी रहे और इफेक्टिवनेस भी आए। ओके, चलिए ये है एग्जाम किट के क्वेश्चंस। Which of the following statements regarding measurement of performance in not-for-profit organization is true? Output does not usually have a market value and it is therefore more difficult to measure effectiveness. Wrong. Output की market value नहीं होती है, इससे हमें effectiveness नहीं बल्कि efficiency measure नहीं कर सकते। एफिशिएंसी क्या होता है कि जो आपने इनपुट डाला उससे आपका कितना आउटपुट आ रहा है। अब उसके आउटपुट की मार्केट वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको मेजर करने में मुश्किल आ सकती है। सो फर्स्ट इज रॉन्ग। Control over the performance can only be satisfactorily achieved by assessment of value for money. Absolutely right. Value for money यानी 3 E's से हम परफॉर्मेंस पर कितना कंट्रोल है उसे एसेस कर सकते हैं। सो सेकंड इज राइट। बी, DEF company provides accounting services to government. On average, each staff member works 6 chargeable hours per day. Okay, with the rest of their working day being spent on non-chargeable administrative work. तो देखिए क्या है, each staff 6 chargeable working day काम कर रहा है और बाकी का टाइम वो non-chargeable administrative work पे काम कर रहा है। One of company's main objective is to produce a high level of quality and customer satisfaction. So DEF company has set its target cutting departmental expenditure by 5%, यानी कि इनपुट कम किया जा रहा है। सो कौन सा वाला हो गया हमारे पास, यहाँ पर इनपुट कम किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, इकोनॉमी टारगेट 1। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ चार्जेबल आवर्स हैंडल्ड बाय एडवाइजर्स टू 6.2 पर डे। इनपुट आपका एक्सपेंडिचर था, ठीक है, उस पर कराया आपने जो आपके एम्प्लॉयज थे, अब उनसे जो चार्जेबल आवर्स आ रहे हैं उसको इंक्रीज करना, यानी आउटपुट को इंक्रीज करना। कौन सा हो गया ये, सेकंड, एफिशिएंसी। ऑब्टेनिंग ए स्कोर ऑफ 4.7 और अबव ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, क्या हो गया ये, आउटपुट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो, वो आपके ऑब्जेक्टिव को मेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, यानी इफेक्टिवनेस। सो ये आउटपुट कितना इफेक्टिव है ये हमारा थर्ड वाला टारगेट कर रहा है। सो विच ऑफ द अबाउट टारगेट एसेस इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये हो गया फर्स्ट इकोनॉमी, बी एफिशिएंसी एंड थर्ड वाला इफेक्टिवनेस। Okay, a government is looking at assessing hospitals by reference to a range of both financial and non-financial factors. Okay, so one of which is survival rates for heart bypass operation, जो आपने ऑपरेशन किया है उसकी सर्वाइवल रेट क्या है, एंड अनदर इज कॉस्ट पर सक्सेसफुली ट्रीटेड पेशेंट। विच ऑफ 3 इज इन द वैल्यू ऑफ मनी फ्रेमवर्क इज नॉट मेजर्ड हियर। तो देखिए सर्वाइवल रेट कितनी है, यानी कि आपका जो आउटपुट आया वो कितना इफेक्टिव है, इससे तो आपका इफेक्टिवनेस पता चल रहा है, ठीक है। और कॉस्ट पर सक्सेसफुली ट्रीटेड पेशेंट, मतलब जो आपने इनपुट डाला, कॉस्ट डाला, उससे जो आउटपुट आ रहा है वो कितना है, ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, एफिशिएंसी है। सो यहां पर ए नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, ओके, ए नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 228, which of the following statement regarding the existence of multiple objective in not for profit organization is are correct? अगर एक not for profit organization में multiple objectives हैं अलग अलग stakeholders के, तो they ensure goal congruence between stakeholders? No. अगर multiple stakeholders हैं तो हम लोग उनके बीच में goal congruence is not our objective. Compromise between objectives can be problematic. Yes, multiple stakeholders हैं, उनके multiple objectives हैं, तो क्या रहता है उनके बीच में compromise करना बहुत ही problematic होता है। So answer B is correct. Then a government is trying to assess schools by using a range of financial and non-financial factors. Okay. One of the chosen method is percentage of students passing 5 exams or more. तो आपने क्या करा है कि स्टूडेंट्स पास, उनका परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिन्होंने 5 या ज्यादा एग्जाम्स क्लियर कर लिए, यानी कि क्या है, आपने टीचर्स लगाया,
वेरियस इनपुट्स डालें, रिसोर्सेज डालें, कॉलेज करा, कॉलेज में फैसिलिटीज कराइए, ये आपका इकोनॉमी था। उसके बाद आपने एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं, पर स्टूडेंट्स आपका क्या रिजल्ट आ रहा है वो देख रहे हैं। अगर आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग 5 एग्जाम्स, तो ये क्या हो गया कि जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट कितना इफेक्टिव है ये चेक कर रहे हैं। तो कौन सा ई हमारा यहां पर चेक हो रहा है? इफेक्टिवनेस। ओके, सी एग्जाम विल बी अ गिवन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल, सो इट्स मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस. Which of the following statements above measuring effectiveness in not-for-profit organization is are true? Okay, so effectiveness के लिए देखना है, not-for-profit organization के लिए effectiveness targets cannot usually be expressed financially and therefore non-financial targets must be used. बिल्कुल not-for-profit organization में हम जो targets देख रहे हैं वो कई बार financially express नहीं होते हैं, इसलिए नॉन फाइनेंशियल टारगेट्स हमें यूज करने चाहिए, बिल्कुल सही है. इफेक्टिव लेवल ऑफ अचीवमेंट कुड बी मेजर्ड बाय कंप्राइजिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट टारगेट. बिल्कुल सही है कि आपने जो टारगेट्स बनाया एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके अगेंस्ट मेजर करके हम इफेक्टिव लेवल ऑफ अचीवमेंट देख सकते हैं. सो बोथ आर करेक्ट, डी आंसर. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. ये हमारा था चैप्टर नंबर 15, परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो इस चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है. थैंक यू.